प्यारे विद्यार्थियों, बीएससी सेकेंड ईयर की इस कक्षा में मैं आज आपको इकोलॉजिकल एडेप्टेशन इन सीड्स पढ़ाऊंगी, यानी बीजों में पारिस्थितिकी अनुकूलन। मैं सोनम बामनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करौली से आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि बीज किस तरह से पारिस्थितिकीय तौर पर अनुकूलित होते हैं और ये अनुकूलन उनको किस किस तरह से प्राप्त होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। हम बात कर रहे हैं बीजों में पारिस्थितिकी अनुकूलन की। बीजों के सफल अंकुरण के लिए उचित तापमान, उचित मात्रा में जल और वायु की आवश्यकता होती है। बीज में सुषुप्त अवस्था एक प्रकार से पादप का पारिस्थितिकी अनुकूलन होता है। बीज के माध्यम से पादप बहुत लंबे समय तक सुषुप्त अवस्था में रह सकता है। एक वर्षीय बीजों के लिए बीज ही पेरिनेशन और परिवर्धन का एकमात्र साधन है और इसके लिए बीजों में वातावरण के अनुसार कई सारे अनुकूलन पाए जाते हैं। और हम ये जानते हैं कि बीजी पादपों में बीजों की जो संरचना है उसके माध्यम से पूरा का पूरा पादप एक सूक्ष्म अवस्था में, यानी कि भ्रूण के रूप में लंबे समय तक सुषुप्त अवस्था में रह सकता है। तो बीजों में वातावरण के अनुसार बहुत सारे अनुकूलन होते हैं और ये अनुकूलन कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो इनमें अनुकूलन पाया जाता है वह है अंकुरण दमनकों की उपस्थिति, यानी प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। यानी कुछ इन बीजों के अंदर इस तरह के जो संदमक या दमनकारी अम्ल या पदार्थ मिलते हैं जिनकी वजह से बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं और उनका उचित अवस्था आने पर या अनुकूलनता होने पर ही अंकुरण होता है। बहुत सारे पौधों, फलों, बीजों में भ्रूण और बीज चोल में कुछ ऐसे पदार्थ मिलते हैं जो जर्मिनेशन इनहिबिटर का कार्य करते हैं, वो जो अंकुरण को दबाने का काम करते हैं। और सामान्यतः फलवृद्धि में जो दमनक या इनहिबिटर पाए जाते हैं उनकी वजह से बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है और फल के स्फुटन और उन बीजों के प्रकीर्णन के बाद ही उनका अंकुरण संभव होता है। जैसे कि टमाटर में फेरुलिक एसिड मिलता है, नींबू वर्ग के पौधों में कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं। टमाटर की भित्ति गलने पर अथवा प्राणियों के द्वारा काम में लेने के बाद ही जब अनुकूल परिस्थिति आती है तभी बीज का अंकुरण होता है। इसी तरह से एब्सिसिक एसिड भी एक दमनक का यानी इनहिबिटर का उदाहरण है जो अनेक फलों और बीजों में पाया जाता है। कुछ पौधों में और बीजों की जो अंकुरण क्षमता है इसकी सांद्रता से सीधा संबंध रखती है, यानी जिनमें इसकी सांद्रता अधिक मिलती है उनमें ज़्यादा लंबे समय तक का सुषुप्त काल पाया जाता है, डोर्मेंसी ज़्यादा लंबी होती है। और जिनमें इसकी सांद्रता कम होती है, मात्रा कम होती है, उनमें जल्दी अंकुरण हो जाता है। मिट्टी में पड़े हुए इन बीजों में से वर्षा और सिंचाई के पानी से इनका जो निक्षालन होता रहता है, यानी जब बारिश का मौसम होता है तभी इनमें अंकुरण इसीलिए होता है क्योंकि जो इनमें मिलने वाले बहुत सारे एसिड या कार्बनिक पदार्थ हैं वो धीरे धीरे हटते चले जाते हैं और ये उचित मात्रा में जल की उपलब्धता या बारिश होने पर ही अंकुरित हो पाते हैं। इस तरह से अगर नवोद्भिद को जल की उचित मात्रा नहीं मिलती तो ये सूखकर नष्ट हो जाते। इसलिए वर्षा के समय में ही इनके बाहरी जो इनहिबिटर्स हैं जो जर्मिनेशन को रोकते रहते हैं उनके हट जाने पर ही इनका अंकुरण होता है। तो ऐसे इस जो अम्ल पाए जाते हैं वो टमाटर में फेरिक अम्ल है, एब्सिसिक एसिड या नींबू में मिलने वाले कार्बनिक अम्ल होते हैं। दूसरा जो हम इसमें कारण देखते हैं अनुकूलन का तो वो है कि मरुद्भिद पादपों के बीजों में अनुकूलन, सीड एडेप्टेशंस इन जीरोफिटिक प्लांट्स। जो मरु प्रदेश के जो पौधे हैं उनमें जलाभाव की परिस्थिति के लिए अनुकूलन कई तरह के मिलते हैं। बहुत सारे पौधे एक वर्षीय शाक की तरह होते हैं, उनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, यानी केवल बीज का अंकुरण हुआ, पुष्पन हुआ और फलन हुआ, यानी ये बहुत छोटे समय के लिए ही सामने आते हैं और उनका सक्रिय जीवन काल उस स्थान पर वर्षा काल से संबंधित रहता है। हम आगे वाली स्लाइड में आपको टेफ्रोशिया, परप्यूरिया और आर्जीमोन मैक्सिकाना दिखाई दे रहे हैं।
तो ये इसी तरह के पौधे हैं कि इन बीजों का जो अंकुरण है वो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में होता है, पहली वर्षा होते ही हो जाता है और वर्षा काल समाप्त होते होते उनके बीज बन जाते हैं और अनुकूल समय की प्रतीक्षा में इन स्थानों पर पड़े रहते हैं। राजस्थान की बालू मिट्टी में इस प्रकार के अनेक पादप देखने को मिलते हैं। वर्षा की शुरुआत में टीले नग्न होते हैं यानी पादप रहित होते हैं और वर्षा काल के बाद में अनेक घास और शाकीय पादप उग जाते हैं, जैसे कि टेफ्रोशिया परप्यूरिया और आर्जिमोन मैक्सिकाना इसके उदाहरण हैं। अगला इसमें हम देख रहे हैं कि एकाइनोप्स एकाइनेटम नेटस और ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, इन दोनों के अंदर भी आपको इसी तरह का अनुकूलन देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि ये भी मरुद्भिदीय पादप हैं और इनमें इस तरह की संरचना देखने को मिलती है। अब हम बात कर रहे हैं अगली स्लाइड में सोलेनम जैंथोकार्पम, ये भी एक मरुद्भिदीय पादप है और इनमें भी वर्षा काल में ही अंकुरण की क्षमता होने जैसे गुण पाए जाते हैं। मरुद्भिद पादपों के अध्ययन से हमें ये अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि इन पादपों के बीज लगभग 10 से 15 मिलीमीटर बारिश होने के बाद ही अंकुरित हो जाते हैं और इस प्रकार के अनेक पादप बीजों में कुछ जल में घुलनशील होते हैं जो इनके जर्मिनेशन इनहिबिटर्स को हटा देते हैं और रेत में इन पड़े हुए बीजों से वर्षा के जल के रिसाव के साथ इन दमनकों का भी यानी इनहिबिटर्स के भी धुलाई हो जाती है और फिर इनका अंकुरण संभव हो जाता है। अब हम देखते हैं इसमें अगला जो एग्जाम्पल है, अगला जो अनुकूलन है वो मिलता है तापमान के लिए अनुकूलन। तापमान के लिए जो अनुकूलन है, पादपों में बहुत से जो अनुकूलन हैं वो सुषुप्त काल के लिए, ऐसे उभरने के लिए बीजों की तैयारी या आवश्यकताओं के रूप में दिखाई देते हैं और इसमें जो अनुकूलन की क्रिया है वो तापमान पर भी निर्भर करती है, यानी कि उचित तापक्रम मिलता है तभी वे अंकुरित होते हैं। शीतकाल में उगने वाले एक वर्षीय पादप ग्रीष्मकाल की तीखी गर्मी व शुष्क वातावरण को बर्दाश्त नहीं कर पाते और ये उससे बच निकलते हैं। तो ऐसे कई पौधे हैं जिनमें कि उचित तापक्रम मिलने के उचित तापमान मिलने पर ही उनमें बीजांकुरण की क्रिया होती है और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सीडम देख रहे हैं। सीडम प्रजाति के पौधों में इस तरह का अनुकूलन पाया जाता है कि इनको उचित तापक्रम में ही ये अंकुरित होते हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर और प्यारे पुष्पों से युक्त पादप भी हैं। इसकी सीडम की बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि जिसके बीज शीतकाल के अंत में बनते हैं और झड़ जाते हैं और ग्रीष्म में उच्च तापमान में सुषुप्ता अवस्था में रहते हैं, लेकिन शरद ऋतु में ये उग जाते हैं और जब बसंत में तापमान बढ़ने लगता है तो उस अवस्था में इनमें फ्लावरिंग होने लगती है। तो इस तरह से ये तीव्र वृद्धि काल में ही जो बसंत ऋतु है उसमें ही अपनी फ्लावरिंग वाले पार्ट को दिखा पाते हैं और ये सीजनल तरह के पौधे होते हैं। तीखी सर्दी से पहले ही इनका अंकुरण और सारी इनकी कार्यकलाप पूरे हो जाते हैं, यानी पुष्पन फलन से लेकर के सभी कार्य हो जाते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट में भी बसंत से थोड़ा पहले ही अनेक पादपों का अंकुरण होता है जिससे कि वृक्षों में बितान के फैलाव से पहले ही वे सही मात्रा में प्रकाश ले लें और स्वयं को बड़ा कर लें। तो ये सीडम की स्पीशीज़ आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ भी ये सीडम के बहुत सारी तरह की स्पीशीज़ हैं और यहाँ भी ये बहुत सारी ब्यूटीफुल वैरायटी है सीडम की। तो उसमें इस तरह का ही जो देखने को मिलता है कि इसके पौधों में बीजों को पकने के बाद सुषुप्त अवस्था निकलने के लिए उच्च तापमान की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पादप शीतकाल में वृद्धि करता है और ये शीतकाल के अंत में इसमें बीज बनते हैं और इनमें बसंत ऋतु के समय में फ्लावरिंग होती है। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की। अगला बिंदु है हमारा चौथा बिंदु जो है लवणोद्भिद पादपों में अनुकूलन। लवणोद्भिद जो पादप होते हैं इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल वो हमें देखने को मिलता है स्पिनिफेक्स क्यूरेसस। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, ये है स्पिनिफेक्स क्यूरेसस। ये आपको घास फूस के जैसा इसका पुष्प दिखाई दे रहा है। इसमें जो ये पादप है ये अनुशुकी यानी कि स्पाइकलेट प्रकार का होता है और इसमें
ये गोलाकार और कठोर प्रकार का होता है। इसके पुष्पक्रम में उपस्थित कठोर रोमनुमा सहपत्र की मदद से यह रेत में गोल गोल कलाबाजियाँ खाता रहता है और इसके साथ साथ ही इसके बीज बिखरते जाते हैं जो अनुकूल समय आने पर अंकुरित हो जाते हैं। तो स्पिनिफेक्स क्यूरोसस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है और इसका जो पुष्पक्रम आप देख रहे हैं किस तरह का है। ये रेतीली मिट्टी में गोल घूमता घूमता कलाबाजियाँ खाता हुआ अनुकूल समय पर अंकुरित हो जाता है। अब हमारा जो पांचवा जो अनुकूलन इन पादपों में मिलता है बीजों के अंकुरण के लिए, पांचवा अनुकूलन मैनग्रोव वनस्पति में मिलने वाला अनुकूलन है। मैनग्रोव वनस्पति में जैसे कि आप जानते हैं कि सोनिराशिया, एविसीनिया, राइजोफोरा, कैसूला, ये जो पादप हैं ये सभी मैनग्रोव वनस्पति के पादप हैं। तो इसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इस स्लाइड में आप देखिए मैनग्रोव वनस्पति में अनुकूलन में आपको राइजोफोरा का ये मैंने पादप लिया है स्लाइड में। तो आप देख सकते हैं कि राइजोफोरा का जो पादप है इसमें फल और बीज में वायु कोशों की उपस्थिति के कारण बीज वजन में हल्के होते हैं और इनमें एक मोम की परत पाई जाती है। ये पानी की सतह पर तैरते रहते हैं और ज़्यादातर जो मैनग्रोव पादप हैं वो अंकुरण के समय नवोद्भिद पादपों यानी सीडलिंग की तुलना में उच्च लवण सांद्रता के लिए ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। यानी नए पादप ज़्यादा लवण की उच्च सांद्रता को बर्दाश्त नहीं कर पाते और इस परिस्थिति से बचने के लिए इन पादपों में विविपेरिटी का गुण पाया जाता है। विविपेरिटी के इस गुण के पाए जाने की वजह से आप देख सकते हैं कि जो मात्र पादप है उस पर ही इनका अंकुरण हो जाता है और ये फल में ही उगना शुरू हो जाते हैं। तो राइजोफोरा ये जो पादप आपको सामने दिखाई दे रहा है इसमें आप देखेंगे कि ये दो नवोद्भिद या दो नए सीडलिंग्स इसमें लटके हुए हैं, क्योंकि नीचे लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक पाया जाता है और उस स्थिति में वो अपने आप को बड़ा नहीं कर सकते या फिर वहाँ पे वो नष्ट होने का उनको डर है। तो ऐसी स्थिति में ये है कि मात्र पादप पर ही बीज का अंकुरण हो जाता है। इसको हम कहते हैं सजीव प्रजता या विविपेरिटी। अंकुरण के बाद बीज पत्राधार लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा बीज पत्राधार लटका हुआ है तथा मूलांकुर व बीज पत्राधार नीचे की ओर लटकते रहते हैं एवं उधर स्थिति में ही नीचे गिर जाते हैं। मूलांकुर कीचड़ में धंस जाता है अथवा नवोद्भिद पानी में तैरता रहता है। किनारे पर पहुंचने पर तीव्र गति से जड़ और प्रांकुर का निर्माण शुरू हो जाता है। इस तरह के अंकुरण का सर्वप्रथम उल्लेख हैवरलैंड नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने ये बताया सबसे पहले कि विविपेरिटी क्या होती है। ये जर्मिनेशन यानी जो विविपेरिटी टाइप जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है वो हैवरलैंड साइंटिस्ट ने हमें बताई। इसके बाद हम आखिरी जो प्रकार है अनुकूलन का कि एडेप्टेशन फॉर बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स यानी जैविक कारकों के प्रति अनुकूलन और उनका प्रभाव। तो इसके बारे में हम देखते हैं। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको बिस्कम का पादप दिखाई दे रहा है। बिस्कम जो कि एक एपीफाइट है। अनेक पौधों जिनमें कि विशेषकर पक्षियों के द्वारा भोजन के रूप में काम में लिया जाता है, उसके बीजों और फलों को पक्षी खाते हैं। इनमें क्या होता है कि श्लेष्मी पदार्थ पाया जाता है। श्लेष्मी पदार्थ पाए जाने के कारण ये बीज को उचित आधार से चिपकने के लिए और कहीं भी स्थिर रहने में इनको मदद मिल जाती है। तो इसका उदाहरण बिस्कम नामक एपीफाइट है, अधिपादप है। इसके बीज वृक्ष की शाखाओं पर चिपक जाते हैं। आपको बगल में एक पहली स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि बीज पर बिस्कम उगा हुआ है। ये अधिपादप किसी दूसरे पादप पर उगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके बीजों का प्रकार ऐसा है कि पक्षी वगैरह जब इनको खाते हैं तो इनकी चोंच से या उनके किसी आधार से ये चिपक जाते हैं और जब यहाँ वहाँ उड़ते हैं तो वहाँ पर ये अंकुरित हो जाते हैं। तो इस तरह से बीजों का प्रकीर्णन पक्षियों के द्वारा बिस्कम में हो जाता है। एपीफाइट वे पादप होते हैं जो किसी दूसरे पादप पर उगते हैं।
इसी तरह हम एक और पादप ले रहे हैं स्ट्राइगा। स्ट्राइगा ये एक पैरासाइट प्लांट है, यानी कि परजीवी प्रकार का पादप है। इसमें क्या होता है कि इसके बीजों का अंकुरण इनके परपोषी की उपस्थिति में या उसके द्वारा स्रावित पदार्थों की उपस्थिति में ही होता है। इसके अंकुरण के लिए वांछित विशेष पदार्थ या जो भी मेटाबोलाइट्स चाहिए होते हैं वो इनके परपोषी की जड़ों के द्वारा स्रावित होते हैं। इस प्रकार प्रकृति है सुनिश्चित करती है कि पौधे भली प्रकार इस्टेब्लिश हो सकें, अन्यथा परपोषी की अनुपस्थिति में इनका जीवित रहना असंभव है। ये पादप स्ट्राइगा का जो प्लांट है किसी न किसी पादप पर परजीवी के रूप में रहता है और उस होस्ट की उपस्थिति में ही ये अपना जीवन यापन करता है। इसमें अच्छे सुंदर फूल पुष्प आते हैं। ये परजीवी पुष्पी पादप है स्ट्राइगा, लेकिन ये किसी न किसी दूसरे पादप की सहायता से ही जीवन यापन करता है, अन्यथा ये जीवित नहीं रह सकता और उसी से ही यह अपना पोषण और वृद्धि का काम लेता रहता है। इसी तरह आप अगली स्लाइड में देख रहे हैं, आपको यहाँ यूकेलिप्टस का एक बड़ा, जिसे हम नॉर्मल भाषा में सफ़ेदा भी कहते हैं, और एक नज़दीकी मैंने इसमें पत्तियों को जूम करके दिखाया है नज़दीकी दृश्य में, तो आप देख सकते हैं कि सफ़ेदा या यूकेलिप्टस के पेड़ की पत्तियाँ बहुत जो चर्मिल पत्तियाँ होती हैं और ये कुछ इस तरह के पदार्थों का श्रावण करती हैं कि इनकी छाया में या इनके नीचे किसी दूसरे पादप के बीजों का अंकुरण नहीं होता। इसमें ये जो इनके अंदर से निकलने वाले कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दूसरे बीजों के सफल अंकुरण में बाधा पहुंचाते रहते हैं या उनके अंकुरण को रोकते रहते हैं। इन पत्तियों की परत मिट्टी में बीज के बीच में यांत्रिक अवरोध का काम करती है और इनके ऊपर बीजों के अंकुरण के बाद जो इनकी नाजुक मूल हैं इन्हें भेद कर नीचे मिट्टी में नहीं जा पाती। इसलिए आप देखेंगे कि जहाँ कहीं पे यूकेलिप्टस का पादप होता है या पेड़ होता है तो वहाँ पर किसी दूसरे प्रकार के पादप का पनपना मुश्किल होता है। वहाँ कोई दूसरा पादप इसकी छाया के नीचे या इसकी पत्तियों के झड़ जाने के बाद वहाँ उग नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे अंकुरण अवरोधी पदार्थ स्रावित होते हैं इसकी पत्तियों से कि वो बीज के अंकुरण को, दूसरे पादपों के बीज के अंकुरण को रोक देते हैं। कुछ पादपों की पत्ती और अन्य भागों में बीज की भांति वृद्धि को रोकने वाले पदार्थ होते हैं जो मृदा में पानी के साथ निक्षालित हो जाते हैं और बीजों को अंकुरित नहीं होने देते। यह प्रकृति स्वयं के बीजों के लिए अथवा दूसरे सभी पादपों के बीजों के लिए हो सकती है और ये भी हो सकता है कि किसी विशिष्ट पादप विशेष को ही ना उगने दें, लेकिन विशेषकर वृक्षों के बीजों में ऐसा ज़्यादा पाया जाता है और इससे एक ही स्थान पर पौधों का समूहन या उनकी भीड़ इकट्ठा नहीं होती और उन्हें उचित प्रकाश व भोजन मिलता रहता है। तो हमने ये पढ़ा कि अंकुरण के लिए कौन कौन सी अनुकूलताएं पाई जाती हैं पादपों में जो उनके अंकुरण को बढ़ाती हैं या उनके अंकुरण के लिए उचित परिस्थितियों की व्यवस्था करती हैं या उनके अंकुरण की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी विशेष आपात स्थिति का निर्माण कर लेती हैं। तो ये आपने इसके अंदर